ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज से हम इस वीकली स्पेशल शो में ताहिर गोरा के तज्जिए, बैनुल अक़वामी इश्यूज, कैनेडियन इश्यूज और साउथ एशियन इश्यूज में सुना करेंगे। आज के शो के मुद्दे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अपकमिंग विजिट अमेरिका, कनाडा में कुछ 100 इंडियन स्टूडेंट्स की पोटेंशियल डिपोटेशन का मामला, रूस यूक्रेन की ना खत्म होने वाली जंग, पाकिस्तान के सियासी हालात और पाकिस्तान को रूस से मिलने वाला तेल। तो चलिए हम चलते हैं ताहिर गोरा साहब की जानिब। जी ताहिर साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूएस का टूर एक तारीखी टूर है जो कि 21 से 24 जून के दौरान वो कर रहे हैं। वो यूएस कांग्रेस से दूसरी बार खिताब करने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर होंगे। उनके एजाज में प्रेसिडेंट बाइडेन और फर्स्ट लेडी व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर भी कर रहे हैं। पीएम मोदी की इस खास आवभगत की क्या वजूहात आप समझते हैं? जी हलीमा, बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब से ऑफिस संभाला है और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं। ये पसंदीदगी सिर्फ कोई पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग पर ही नहीं है, वो भी है। इससे ज़्यादा जो अमेरिका और भारत की शराकतदारी है वर्ल्ड स्टेज पे, उसकी वजह है। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि भारत क्वाड का मेंबर है बहुत सालों से। क्वाड इतना एक्टिव नहीं होता था जितना एक्टिव प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑफिस में आ जाने से हुआ। अब क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। और इसकी वजह ये है, इसके एक्टिव होने की वजह ये है कि चाइना की जो एक्सपेंशनिज़म है या ट्रेड के हवालों से जो पॉलिसियां हैं, या अब वो यूएस और वेस्ट के लिए एक थ्रेट बनता चला जा रहा है। तब से अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने, सब ने ये समझा कि अब हमें इसमें एक्टिव होना है। अगर वो एक्टिव हो रहे हैं तो वो बात करते हैं इंडो पैसिफिक की। तो जब इंडो पैसिफिक की बात होगी तो इंडिया, ज़ाहिर है इंडो जो ओशन है वो इंडिया को बिलोंग करता है, उसका नाम ही इंडो है, तो इंडिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा उस हवाले से। दूसरा, कोविड के ज़माने में हमने ऑब्ज़र्व किया, देखा कि जिस तरह सप्लाई चेन चाइना में मुतासर हुई, तो पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत पर हैं। उनको इंडिया एक प्रिडिक्टेबल कंट्री लगता है, चाइना अनप्रिडिक्टेबल लगता है। और दूसरा, जो इंडिया का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो भी उनको भाता है। फिर चाइना का जो ताइवान के साथ झगड़ा है और ख़ुद चाइना का इंडिया के साथ जो तनाज़ात हैं, उस सब की रोशनी में अब अमेरिका और भारत की जो कुर्बतदारी है वो बढ़ती चली जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे उनकी बिज़नेस पॉलिसीज़ हों, इंटरनेशनल अफेयर्स की पॉलिसी हों और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ साथ जो उनका इंटरनेशनल स्टेज पे एक रवैया है सबके साथ, जिसको वो अपनी बीजेपी की जमात में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो इंटरनेशनली भी इस पे बिलीव करते हैं। तो ये अलग बात है कि चाइना के प्रेसिडेंट को भी 2 बार होस्ट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, मगर चाइना की जो इंडिया पर जो इंटरनेशनल अटैक्स हैं वो ख़त्म होने में नहीं आते। मगर इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि चाइना के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो भी परहैप्स ओवर $100 बिलियन है। तो ये वो सारी वजूहात है, मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन और फर्स्ट लेडी का स्टेट डिनर भी हो रहा है। वो दूसरी बार एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन से भी खिताब करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए अभी हमने पिछले दिनों देखा एक G7 के गालबन समिट में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी
एज अ गेस्ट गए हुए थे, जापान में वो था। तो उसमें जिस तरह प्रेसिडेंट बाइडन ने उनका आवभगत किया और कहा कि मैं तो आपके ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। और फिर एक बार उन्होंने उससे पहले की एक G7 मीटिंग में, या गालबन G20 की मीटिंग थी, प्रेसिडेंट बाइडन ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखा था, एक बरस पहले का मैं हाल बयान कर रहा हूँ, तब वो सब से बातें छोड़ के खुद आए, गले मिले। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़े इंडिकेशंस हैं, ये बहुत बड़े रीजंस हैं जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत ही हिस्टोरिक विजिट होने जा रहा है। एक तरफ तो ये सब है और दूसरी तरफ जो प्रेस है वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रही है मोदी साहब के खिलाफ। तो ये इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी जो लेफ्ट लीन्ड है मीडिया, उसमें भी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से पहले ही उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है। और ये प्रोपेगेंडा जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिस 2014 से संभाला है, उनके ख़िलाफ़ रहा है। और मैं ये बात कई बार टैग टीवी पे कर चुका हूँ कि जो हिंदू शब्द था वो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कूल हुआ करता था, मगर जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो एक्सट्रीम इस्लामिस्ट हैं या एक्सट्रीम खालिस्तानी हैं या एक्सट्रीम लेफ़्ट के जो लोग हैं, वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो भी भारत की अपोजिशन की जो क़ुव्वतें हैं उनकी पार्टनरशिप में। बिकॉज़ भारत की अपोजिशन पार्टियों को ये एहसास है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को और तो किसी तरीके से हराया नहीं जा सकता, इलेक्शन उनसे छीना नहीं जा सकता, और हमें नहीं लगता कि अगला इलेक्शन भी 2024 का वो शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी से छीन सकें, ऐसा ही अभी तक लगता है। तो फिर वो सारे का सारा जोर उनका मीडिया के ज़रिए होता है। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं लेफ़्ट के, इस्लामिस्टों के, इनका भी अब यही है मुतमईन नज़र कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कहीं जाते हुए नज़र नहीं आते, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तीसरी बार बनते नज़र आ रहे हैं, तो इनको किस तरह हम डिफेम करें। आपने देखा और सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से पहले ही राहुल गांधी गए थे अमेरिका, और वो अपने तौर पर उनके ख़िलाफ़ जितना प्रोपेगेंडा कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन ये जो मीडिया का है, प्रेस का जो प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़, वो मुसलसल चला आ रहा है। ऑन द अदर हैंड अब प्रेस के लिए भी दिक्कत है कि प्रेस जो बाइडन को पसंद करता है, अब जो बाइडन प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद करते हैं पर्सनल लेवल पे भी और अपनी रजीम के लेवल पे भी, तो फिर भी मीडिया वहाँ का बाज नहीं आ रहा जो उस वेस्टर्न मीडिया को, अमेरिकन मीडिया को स्पॉन्सर कर रहे हैं लोग, ग्रुप्स। तो वो जाहिर है वो अपने नमक हलाली का काम कर रहे हैं चूँकि उनको पैसा मिल रहा है। तो लेकिन इसके बावजूद उनका प्रोपेगेंडा बहुत शदीद है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़, उसकी वजह से हिंदुज़म के ख़िलाफ़ भी और भारत के ख़िलाफ़ भी, मगर वो नाकाम होता है। मगर यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ अपने पैनलिस्टों के साथ भी और जब मैं खुद बात करता हूँ तब भी, कि इसमें भारतीय डायस्पोरा जो है उसको आगे आना चाहिए, उसको इस प्रोपेगेंडे को नलीफाई करना चाहिए। अगर एक अल जज़ीरा है कतर का, तुर्की वालों का टीवी है, तो भारतीय डायस्पोरा क्यों अपना उसी स्टैंडर्ड का टीवी और मीडिया आउटलेट, एक नहीं कई खड़े करने चाहिए, वो उसमें अभी तक नाकाम है। ये भारतीय हुकूमत की भी मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है और भारतीय डायस्पोरा की भी है। लेकिन यहाँ पे मैं क्रेडिट देता हूँ ख़ास तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, जो काम कर रहे हैं डॉक्टर सुहाग शुक्ला जी, महीर मगानी और जो सारे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बहादुरी के साथ जो हिंदुज़म के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है उसको वो चैलेंज करते हैं जितना उनसे हो सकता है, वो बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ जय बंसल जी और उनके साथी भी VHP से अपनी पूरी कोशिशें करते हैं और भी प्लेटफॉर्म पे ये 2-3 ग्रोह अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें भारतीय अमेरिकन कम्युनिटी को आगे आने की ज़रूरत है और भारतीय हुकूमत को भी साथ देने की ज़रूरत है, ताकि अमेरिका में उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकें। आज का भारत इंटरनेशनल स्टेज पर
आप कहाँ खड़ा देखते हैं? बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने की। अभी मैं गालिबन फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है और मीडिया आउटलेट भी एक तरह से है। वहाँ पे एक मैं आर्टिकल देख रहा था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अब तक जो काविशें रही हैं उनकी वजह से अब वो ये कह रहे हैं कि भारत अब सेंटर ऑफ फोकस है। ये खुद अमेरिकन कह रहे हैं। इसीलिए आप देख लीजिए ना कि प्रेसिडेंट बाइडन कितना आवभगत कर रहे हैं, किस स्वागत से प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना सिर्फ बुला रहे हैं, चाव से बुला रहे हैं। जहाँ कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटरेक्शन प्रेसिडेंट बाइडन के साथ होता है वो कितनी इज्जत देते हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट बाइडन की बात नहीं है, यूरोपियन यूनियन के सारे लीडर, फ्रांस के सदर, जर्मनी के चांसलर, यू नेम एनी वर्ल्ड लीडर, बरतानिया की एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये तो वो है जो मगरबी दुनिया है। अब आप देख लीजिए रूस और यूक्रेन की इस जंग के तनाज़र में भी इतने अच्छे तल्लकात भारत के रूस के साथ हैं और वो अभी भी हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिस्टोरिक सेंटेंस कह दिया था एक मौका पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। उन्होंने कहा था कि मिस्टर पुतिन, ये ज़माना जंग का ज़माना नहीं है। और उनकी इस बात को ना तो व्लादिमीर पुतिन ने रिजेक्ट किया और ना ही चाइनीज़ ने रिजेक्ट किया और ना ही किसी मगरबी दुनिया ने रिजेक्ट किया, बल्कि मगरबी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। तो अब रूस के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी ख़राब नहीं हुए। और रूस और यूक्रेन की सुलह कराने में भी वो बिहाइंड द डोर, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी, अजीत डोवाल जी भी, भारतीय हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, वो सब के सब पर्दों के पीछे काम कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ चीन के साथ मसाइल ज़रूर हैं। चीन के साथ भी ट्रेड नहीं ख़त्म हुई, कोई इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट भारत की तरफ से नहीं आती। फिर उनका जो अरब दुनिया के साथ ताल्लुक वास्ता है वो हिस्टोरिक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से ऑफिस में आए हैं, अरब दुनिया के साथ जो उनके रिश्ते नाते हैं वो बेइंतहा बड़े हैं। अब देखिए 4 मुल्कों का एक और भी ग्रुप बना हुआ है जिसको U2I2 कहते हैं, I2U2 समथिंग। उसमें इंडिया, इजराइल, UAE एंड US, यानी अरब दुनिया, यहूदी दुनिया, मगरबी दुनिया और इंडिया एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। चीन के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी मसाइल को हल करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि चीन का जो रवैया है वो भारत के लिए एग्रेशन पे होता है, तो इसलिए ज़रा मुश्किल है। मगर फिर भी ट्रेड चल रही है, भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं आती स्टेटमेंट। अफ़गानिस्तान के तालिबान की रजीम को वो मदद दे रहे हैं इन टर्म्स के, वहाँ के लोगों को गल्ला दे रहे हैं, गंदम दे रहे हैं ताकि लोग भूखे ना मरें, दवाइयाँ दे रहे हैं। ईरान के साथ देख लीजिए कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सिवाय शायद पाकिस्तान के पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर पाकिस्तान के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत कोई बुरा नहीं चाहते। ये सच्ची बात है, हमें सच बोलना चाहिए। वो उनको भी पूरी मदद देने का तैयार है अगर पाकिस्तान की तरफ से स्टूपिड बातें ना की जाएं। लेकिन बहरहाल ये तो खैर बातें हम करते ही रहते हैं। लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे भारत इस वक्त, मैं फॉरेन पॉलिसी के उस आर्टिकल को दोबारा कोट करते हुए कहूँगा जिसका ये कहना है कि भारत इस वक्त फोकल पॉइंट का दर्जा रखता है। हमारे मुल्क कनाडा में कुछ चंद 100 इंडियन स्टूडेंट्स को इस वक्त डिपोटेशन का मसला है, तो आप इस पेचीदा मसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। हमारे इसी स्टूडियो के पास इंटरनेशनल सेंटर है। जब हम 1 किलोमीटर की ड्राइव करके जाते हैं तो बाहर मतलब 100 के करीब स्टूडेंट्स वो कतबे लेके खड़े होते हैं, बैनर्स लेके खड़े होते हैं कि हमारी ना की जाए ये जो फोर्सफुल डेपुटेशन है। ये वो बच्चे हैं जो कई सालों से रह रहे हैं, कुछ फ्रेश आए हैं, कुछ ज़रा पुराने हैं। इनको अनफॉर्चुनेटली कुछ कंपनियों ने जो गलत बयानी देकर यहाँ बुलाया था, उनके कॉलेजेस भी कुछ के फेक थे, फिर उन कुछ के जॉब्स के इश्यूज भी फेक थे। तो
कुछ की सर्टिफिकेशन भी वहाँ पे कुछ और थी। तो अब कैनेडियन सरकार बिलाखिर ये समझती हुई नज़र आ रही है कि भाई इन बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ, इसमें इन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। जिन्होंने फ्रॉड किया है असल में तो उन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए। फाइनली कोई मेरा ख्याल है 5 रोज़ पहले ही प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ये एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कोई गालबन 700 के करीब स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम मेरा ख्याल है कि कल्प्रिट्स करने वालों को पकड़ेंगे, ये इनमें से जो बच्चे जेन्युइन हैं हम उनकी डेपुटेशन को रोकेंगे। मगर इसमें एक बहुत पचीदा एक और मसला है कि वो जब ये कहते हैं कि जो जेन्युइन है तो इसका मतलब है कि कुछ नॉन जेन्युइन वो समझते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर कुछ को नॉन जेन्युइन ये समझते हैं, कुछ के बारे में इनका ये ख्याल है कि उनकी डिग्रियाँ ठीक नहीं थी, तो वो जब यहाँ आ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ उनकी ग्रूमिंग हो चुकी है और मज़ीद हो रही है, तो अब उन बच्चों से तो वहाँ पे गलत बयानी की गई ना, उनको गलत राह दिखाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इर्रिस्पेक्टिव उन सब को अकोमोडेट करना चाहिए। जहाँ मतलब कनाडा नए इमिग्रेंट्स लाखों की तादाद में हर साल बुलाता है, और जो बच्चे यहाँ 700 या जो भी नंबर उनके हैं, अब वो कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और वो ऑलरेडी कैनेडियन एक तरह से बन चुके हुए हैं, तो वो कनाडा का भी एसेट है। उनको क्यों हम बाहर धकेलें? वो बाहर नए इमिग्रेंट्स को जब हम लाखों में यहाँ अकोमोडेट कर रहे हैं, उनको भी करें अगर आप कर सकते हैं, अगर आप में ट्रूली वो कैपेसिटी है कि उनको खपा सकेंगे। तो ये 700 तो ऑलरेडी इस मुआशरे में खपे हुए हैं, इस मुआशरे का हिस्सा बने हुए हैं, तो उनको यहाँ रहना चाहिए। इसी तरह जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पोलिवियर, उन्होंने भी रिसेंटली 2-3 रोज़ पहले यहाँ महासभा मंदिर में आके ये खुल के कहा कि इन बच्चों को यहाँ पे अकोमोडेट करना चाहिए, तो उनकी भी यही स्टेटमेंट है। तो मेरा ये ख्याल है कि भारत के उन बच्चों को जो यहाँ आ चुके हैं, स्टूडेंट हैं, उनको अब कनाडा एक्सेप्ट कर ले और उनको मुकम्मल तौर पर अपने मुआशरे का हिस्सा बनाए। गुज़िश्ता दिनों भारत की साबिका प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के एक पुतले को ब्रैम्पटन के एक सिख परेड में अलामती तौर पर कत्ल किया गया, जिसका भारतीय सरकार की तरफ से भी रद्द अमल आया। कनाडा के ऑपोजिशन लीडर ने भी इसकी सख्त मजम्मत की। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, मतलब जो भी खालिस्तानी विचार के लोग कनाडा में बसते हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि उनको अपनी बात करने का हक है, मगर ये है बात करने का हक। अब अगर इस आइडियोलॉजी के साथ वायलेंस को प्रमोट किया जाए या इस आइडियोलॉजी के साथ कत्लो गारत को जोड़ा जाए, जैसा कि हम जानते हैं एयर इंडिया बॉम्बिंग का मसला था, अभी वो आ भी रही है, उसकी एनिवर्सरी भी 23 जून को, वो भी अनफॉर्चुनेटली इसके साथ जुड़ा हुआ था। हम देखते हैं बाहर निकलते हैं सड़कों पे तो गाड़ियों पे ऐसी ऐसी तस्वीरें लगी होती हैं जिसमें कुछ सिख लीडरों को गन्स लिए हुए, क्लाशनिकोव लिए हुए, वो उन्होंने तस्वीरें ट्रकों पे और गाड़ियों पे लगाई होती हैं। ये इंतहाई गैर मुनासिब है। जो ये काम करते हैं, मेरी उनसे विनती है, उनसे रिक्वेस्ट है कि कनाडा को पुरअमन रहने दें, कनाडा में गन वायलेंस के कल्चर को प्रमोट ना करें। अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ, मैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ज़माने में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, मैं जिस अंदाज में हुआ, मैं पर्सनली उससे एग्री नहीं करता। कई मतलब बेहतर रास्ते हो सकते थे उस क्राइसिस को काबू करने के। अच्छा, फिर उनको असैसिनेट कर दिया गया था उनके एक बॉडीगार्ड ने। जाहिर है वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी। अगर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का ब्लू स्टार ऑपरेशन का पूरा जो स्टाइल था, वो अगर हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते तो उनको असैसिनेट करने वाले अमल को भी हम अप्रिशिएट नहीं करते। इसी तरह जो अब ये यहाँ पर इन्होंने सिंबॉलिक किया और उनके एक पुतले को जिस तरह गोलियां मारते हुए दिखाया गया, यहाँ पे कहते हैं 5 किलोमीटर की वो एक परेड थी, ये बहुत बैड टेस्ट की है। मैं ये समझता हूँ जिन्होंने ये हरकत की है उनका अपना ही बड़ा नेगेटिव इमेज बना है।
उस पे हमारे अपोजिशन लीडर पियर पॉलिवियर ने बहरहाल इसकी मजम्मत की है स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में। अभी मुझे हुकूमती सर्कल से इसकी मजम्मत होती नज़र नहीं आ रही किसी बड़े लेवल पे, सवाए MP चंद्रा आर्या के, जो एक बहादुर इंसान है, जो लिबरल पार्टी के ही MP हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की तरफ से ये मजम्मत आनी चाहिए थी, जगमीत सिंह की तरफ से ये मजम्मत आनी चाहिए थी, जो उनकी सरकार में इस वक्त बराबर के शराकतदार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ, इस पे भारतीय हुकूमत का जो रद्द अमल आया बड़ा जायज़ था। और ख़ास तौर पर जो बात की है भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने, जो बहुत ही सीजन, अब तो पॉलिटिशियन हैं, सीजन डिप्लोमेट हैं और भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में हुआ है, ये खुद कनाडा के लिए अच्छा नहीं है। मैं उनसे एग्री करता हूँ इस बात पे। और मैं आगे एक जुमला फिर दोहराऊंगा कि जिन्होंने ये कुछ किया, ये उनके हक में भी अच्छा नहीं है, उनके इमेज को भी ये और ख़राब करेगा। वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स कनाडा की सियासत को किस तरफ ले जा रही है? ये एक और आपने बड़ी ही रेलेवेंट बात पूछी। जो मैंने अभी सारी बात की है वो वोट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। वरना कोई भी देश इस तरह की जो बुरी हरकतें हैं कि जिसमें गन वायलेंस हो रही है, मतलब ट्रकों पे, सड़कों पे कलाशनिकोव लेकर कुछ सिख लीडरों को दिखाया जा रहा है। भाई आप उनकी सिख लीडरों को आप चाहते हैं ज़रूर दिखाएं, वो कलाशनिकोव उनके हाथों में पकड़ा रहे हैं, फॉर गॉड सेक। लेकिन इस पे क्यों हुकूमती जो इस वक्त की लिबरल सरकार है और उनके जो शिरकत करने वाले NDP के जो लोग हैं, क्यों उस पर बात नहीं करते हैं? इसलिए कि उनको वोट चाहिए। लेकिन ये बड़ा ही कनाडा के पॉलिटिशियंस का मैं समझता हूँ हॉलो एंड शैलो रवैया है। क्योंकि इस तरह के लोग जो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट बातें करते हैं, मैं दावे से कहता हूँ चंद हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे। बिकॉज हम भी इसी कम्युनिटी में रहते हैं, हम भी इनको देखते हैं, हम भी कैनेडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा ले चुके हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं, बहुत करीब से जानते हैं। आपके और मेरे हलीमा यहाँ पे हज़ारों ऐसे सिख बहन भाई दोस्त हैं, इतनी पीसफुल कम्युनिटी। अदरवाइज गुरु ग्रंथ साहब सवाए पीस के कोई दूसरा मैसेज ही उसमें नहीं है। इतने ये अजीम लोग हैं, इतनी अजीम आइडियोलॉजी है। बाबा नानक जी द ग्रेट, इतने ग्रेट हस्ती हैं, वो अवतार हैं भगवान का। तो इस कम्युनिटी में से कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग, अच्छा मैं ये कहता हूँ कि मेरे अपने कई वाकिफकार हैं जो खालिस्तानी ख्यालात के हैं, मैं उनसे खुल के कहता हूँ, जब मैं मिलता हूँ मैं कहता हूँ पाजी तुसी गल कर लो अपनी, पर वायलेंस की गल ना करो। ठीक है, आपकी जो ओपिनियन है आप दें, ये कनाडा फ्री कंट्री है। लेकिन जब आप वायलेंस की बात करेंगे तो आप अपनी स्पेस को भी ख़राब करेंगे और इसके साथ साथ आप अपना इमेज भी ख़राब करेंगे और कनाडा का नाम भी बदनाम करेंगे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अब कनाडा की पॉलिटिक्स इस तरफ जा रही है, अलायंस है लिबरल का और NDP का एक तरफ, कंजर्वेटिव एक तरफ है, बाकी छोटी छोटी 2-4 पार्टियां और भी हैं। तो अगला इलेक्शन अब फौरी तो होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जगमीत सिंह ने और ट्रूडो साहब ने एक अलायंस बना लिया इलेक्शन से बचने के लिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये कनाडा की पॉलिटिक्स सही ट्रैक पे चढ़ेगी। जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं पियर पॉलिवियर, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं एंड वी होप कि वो कनाडा की पॉलिटिक्स में और किरदार अदा करें। अब रजीम चेंज का वक्त आ गया, लेकिन जाहिर है अगला इलेक्शन जब होगा तभी रजीम चेंज अगर हो सकी तो होगी। अब चलते हैं रूस और यूक्रेन की जंग, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इस सिलसिले में आप क्या तबसरा करेंगे? ये वाकई बड़ी अफसोस की सूरत हाल है। रूस ने अल्टीमेटली ये जंग पिछले बरस फरवरी में इम्पोज कर दी थी यूक्रेन पर। मैं रूस की इस इम्पोजिशन के हक में नहीं, क्योंकि ये अच्छा कदम नहीं है। जंग जो भी इम्पोज करेगा, चाहे उसके कारण कुछ भी हो, ये अच्छी बात नहीं। अब तक हज़ारों, कुछ तो कहते हैं लाख से ज़्यादा फ़ौजी दोनों तरफ मारे जा चुके हैं। और उससे ख़तरनाक बात यह है कि आम शहरी और ज़्यादातर यूक्रेनियन शहरी भी बहुत सारे इसमें मारे जा चुके हैं। मिलियंस यूक्रेनियन जो हैं डिस्प्लेस हो चुके हैं। और सबसे बड़ा इसमें एक और फैक्टर भी है कि इस ना ख़त्म होने वाली जंग से हर वक्त ये ख़दशा लगा रहता है कि कहीं कोई न्यूक्लियर बदतमीज़ी ना हो जाए दुनिया में।
तो अब ये रूस और यूक्रेन की जंग दर हकीकत रूस और वेस्ट की जंग में बदल चुकी है। वेस्ट पूरे का पूरा यूक्रेन के पीछे खड़ा है। जो वेस्ट यूक्रेन से हासिल करना चाहता है, मैं उससे भी फुली एग्री नहीं करता, लेकिन अब कोई ऑप्शन ना यूक्रेन के पास वापस बची है कि वो वेस्ट का सहारा ना ले, और आए दिन रूस किसी न किसी शहर पे कब्जा करता है, फिर यूक्रेनियन उस कब्जे को छुड़ाते हैं और फिर कुछ सिविलियन मारे जाते हैं। दर्जनों बिल्डिंगें, इन सम केसेस सैकड़ों बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं, शहर तबाह हो जाते हैं, सैकड़ों हज़ारों फौजी दोनों तरफ मर रहे हैं, फौजी हों सिविलियन हों, हैं तो इंसानी जाने। और इस जंग की वजह से दुनिया की इकॉनमी पे, दुनिया की तेल की सप्लाई पे, सब पे फ़र्क पड़ रहा है। गंदम की सप्लाई जो यूक्रेन से, बहुत बड़ी गंदम की जो है मिकदार, वो गरीब मुल्कों को सस्ते दामों जाती थी, वो मुतासर हो रही है कोई 1.5 साल से। तो ये जंग बहरहाल ख़त्म होनी चाहिए। और हमने ये देखा दुनिया की कोई जंग हो, अल्टीमेटली तो वो टेबल पे ही आके ख़त्म होती है। ऐसा तो नहीं है कि हमने रिसेंट दहाइयों में देखा हो कि किसी जंग का फ़ैसला मैदान जंग में हुआ हो। अल्टीमेटली वो मेज़ पे आके ही नेगोशिएशन से ही ख़त्म होती है। तो जब मेज़ पे इसको ख़त्म होना है, तो क्यों हज़ारों लाखों लोगों की जानों की बर्बादी के बाद ये ख़त्म हो, क्यों मिलियंस लोगों की डिस्प्लेसमेंट के बाद ये ख़त्म हो, क्यों बिलियंस लोगों की जो इंटरनेशनल लेवल पे सफरिंग है उससे ये ख़त्म हो। तो मेरा ये ख्याल है कि अब वेस्ट जो व्लादिमीर पुतिन को दीवार के साथ लगा देता है कि जी हम ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे करेंगे, इसको ट्रायल करेंगे, अब वो भी पॉसिबल नहीं होता। हमने शाम के सिलसिला में देखा, शाम के प्रेसिडेंट को अभी अरब लीग ने वापस लिया है, बशर अल असद को। तो बशर अल असद के ख़िलाफ़ कितना इंटरनेशनल था दबाव, और शाम कोई रूस की तरह का बड़ा मुल्क भी नहीं है। तो जब उसको दुनिया गले लगा रही है, और खैर बशर अल असद का रोल डिफरेंट था, वो इस तरह का उनका जारहाना रोल नहीं था, लेकिन उनके जो मुल्क के उनके ख़िलाफ़ लोग हैं वो तो कहेंगे कि वो बहुत जारहाना रोल था। मगर मैं अगर व्लादिमीर पुतिन के मुकाबले में देखूँ तो मैं अगर उनसे कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल बशर अल असद को अरब लीग भी गले लगा रही है। अगर अरब लीग गले लगा रही है तो उसका मतलब ये है कि मगरबी दुनिया भी ग्रीन सिग्नल कहीं ना कहीं दे ही रही है, और उनके वापस अरब लीग में आ जाने से अब सीरिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वहाँ के मसाइल रिलेटिवली कम होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह व्लादिमीर पुतिन को अगर आप कहेंगे कि जी तुम्हें तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएंगे और तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो फिर व्लादिमीर पुतिन और एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये मसाइल तो हल इस तरह नहीं होंगे, चूँकि रूस तो बहरहाल दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी ताकत है मिलिटरीली, और बड़ा देश है, आबादी के अतबार से भी अच्छा खासा 100 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, और रकबे के अतबार से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हमारे कनाडा और अमेरिका दोनों को एक कर दें उनके रकबे को, तो रूस उतना बड़ा देश है, बेतहाशा उनके पास वसाइल हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है जो बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे कही थी कि मिस्टर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जंग से बाहर आइए, यही बात दुनिया कह रही है। लेकिन वो भी जंग से तभी बाहर आएंगे जब उनको भी कोई एग्जिट मिलेगा, क्योंकि रूस का भी बहुत नुकसान हो चुका हुआ इस जंग में। तो अब वो जंग से कैसे बाहर आएँ, कोई उनको भी तो कोई थोड़ा सा सेफ एग्जिट देना पड़ेगा ना। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जंग का, हम आए रोज़ कोई ना कोई वहाँ पे मसाइल सुनते रहेंगे तब तक जब तक ये मेज़ पे बैठ के मसला हल नहीं होता। चलिए आखिर में थोड़ी सी बात पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान को रूसी तेल की पहली खेप मैसर आ गई है। इस सिलसिले में क्या आप देखते हैं कि मगरिब की नाराज़गी पाकिस्तान के साथ बढ़ेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस बात की वजह से मगरब की नाराज़गी पाकिस्तान से बढ़ेगी, क्योंकि मगरब को ये भी अंदाज़ा है कि मगरब कौन सा तेल पाकिस्तान को बेच रहा था। तेल तो पाकिस्तान पहले अरबों से ही ले रहा है, और फ्रैंकली वो अरबों से ख़रीद कम रहा है, उधार पे ज़्यादा ले रहा है। तो शायद इसी का कोई कारण बना है
कि पाकिस्तान ने सोचा कि भाई उधर तो हमें कब तक उधार मिलेगा, और फिर जाहिर है अरब कंट्रीज़ के तेल का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेट है जो रूस के तेल से बहरहाल महंगा है। तो पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी गुर्बत का शिकार है, तो पाकिस्तान को ज़रा सस्ता माल चाहिए, हर माल सस्ता। इसमें मैं पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि जब दुनिया के बहुत सारे ममालिक इंडिया तक तेल ले रहे हैं रूस से, तो पाकिस्तान क्यों ना ले। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान को जो ये तेल की पहली खेप मिली है, मेरे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर जो हम सुन रहे हैं मीडिया के ज़रिए, वो उन्होंने चीनी करेंसी यानी चाइनीज़ रुपए देकर उनसे लिया। तो इसका एक मतलब ये भी है कि चीनी उधार पाकिस्तान पर चढ़ गया है। पहले अरबों से जो तेल आ रहा था वो अभी भी आ रहा है, ऐसी बात तो नहीं है कि एक जहाज़ तेल के आ जाने से अरबों से तेल लेना ये बंद कर देंगे, वो भी चाहिए, मगर साथ साथ रूस से तेल भी चाहिए। और फिर रूस से जो तेल लेने का मामला है वो पाकिस्तान के लिए एक पॉलिटिकल भी है, चूँकि इमरान खान ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने रूस का तब दौरा किया था जब जंग रूस ने यूक्रेन पर मुसल्लत की थी। तो उसके बाद इमरान खान चूँकि ज़िद्दी आदमी हैं तो उन्होंने कहा कि हम तेल लेके दिखाएंगे, लेकिन खैर वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर ना रहे। तो तेल लेने की बातें इमरान खान करते थे लेकिन ले नहीं सके थे। तेल ले लिया शहबाज शरीफ ने अपनी इस, मैं तो इसको मतलब सॉर्ट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कहूँगा, चूँकि अभी इलेक्शन सर पे खड़ा अगर हो गए तो बहरहाल पाकिस्तान को रूसी तेल की खेप मिल गई। आपका बुनियादी सवाल क्या मगरब पाकिस्तान से नाराज़ होगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मगरब कौन सा पाकिस्तान को तेल दे रहा था, और दूसरा अगर पाकिस्तान को तेल देना भी पड़ता मगरब को तो वो उधार ही देना था। तो मगरब अब पाकिस्तान को उधार तो दे नहीं रहा, तो इसलिए पाकिस्तान को बहरहाल तेल तो चाहिए ना हर मुल्क की तरह। तो ये तो जाती है कि कोई उसको कहे कि भाई तुम्हें तेल भी नहीं हम लेने देंगे। तो पाकिस्तान ने चीनी पैसों से अगर ये तेल ले लिया है तो मज़ीद भी पाकिस्तान को तेल चाहिए, तो वो तेल लेंगे। लेकिन इससे एक नई बहस छिड़ गई कि अब क्या डॉलर की जो होल्ड है दुनिया में वो कम हो रहा है, चूँकि भारत भी रूस के साथ रूबल में और इंडियन रुपए में बिज़नेस कर रहा है, चाइना चाइनीज़ युआन के साथ बिज़नेस कर रहा है, रूसियों के साथ और रूबल में कर रहा है। तो ये बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, इट्स नॉट अ जोक के मतलब रूस, चीन, इंडिया जैसे बड़े बड़े मुल्क अगर आप डॉलर को छोड़ के चीन रूस के साथ अपने कारोबारी रिश्ते उनकी करेंसियों में कर रहे हैं, अपनी करेंसी में कर रहे हैं, तो ये एक अलग बहस है और इस पे आने वाले दिनों में हम बातचीत करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को रूसी तेल की ये जो पहली खेप मिली है, इससे वहाँ की जैसी तैसी सरकार भी है वो खुश है, उनकी पॉलिटिकल स्कोरिंग है इससे। चलिए, बहुत आखिर में एक तबसरा हो जाए पाकिस्तान की सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल के बारे में। जी, पाकिस्तान की सियासी और इक्तिसादी जो सूरत हाल है, उनका जो इकनॉमिक मामला है वो तो अभी जो हमने तेल की बात की कुछ उसमें कवर हो गया। बहुत बुरी सूरत हाल है। IMF अभी तक पाकिस्तान को कोई पैकेज फाइनलाइज नहीं कर रहा, और जो र्यूमर्स हैं या जो चीज़ें लोग समझ रहे हैं एनालिस्ट, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के साथ IMF भी जुड़ा हुआ है। चूँकि इमरान खान भले से बहुत कहते हैं कि भाई मैं अमेरिकी ग़ुलामी से, पहले कहते थे आजकल तो नहीं कह रहे, कि मैं अमेरिकी ग़ुलामी से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को आज़ाद करवाऊँगा, तो वो असल में जो है वो अमेरिका की मुखालफत में बयानबाजी करते थे, लेकिन दर हकीकत वो अमेरिका के मुखालिफ नहीं है, बल्कि वो चीन का जो सी पैक है उसको उन्होंने बंद कर दिया था। उसको बंद करने के बाद वो आवाम को ये तासर दे रहे हैं कि मैंने ये चीन के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, तो मैं तो अमेरिका के ख़िलाफ़ हूँ, और अमेरिका भी चाहता है कि चाइना के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कुछ ना कुछ महाजर आई रहे। तो ये जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है ये काफ़ी गंभीर है, जो अमेरिका और चीन के साथ भी जुड़ी हुई है। मगर इमरान खान मुझे लगता है कि इस नैरेटिव में ख़ुद ही अपने तौर पर ही जितना स्क्रिप्ट था, उनको जितनी परमिशन थी दूसरे लफ्ज़ों में, इससे ख़ुद ही बहुत आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ के वो बढ़के मारने लगे। और जो उनका एक मजाज है, जो उनका स्टाइल है, उसी मजाज और स्टाइल में वो बहुत सारी हदें तजावज़ कर गए। हत्ता कि 9 मई
कि पाकिस्तान में ये जो जलाओ घिराओ की सिचुएशन हुई वो भी हो गई। पहले इमरान खान और उनके लोग इनडायरेक्टली इसको ओन करते थे और बड़े फ़ख्र से कहते थे, लेकिन अब जैसे ही इनके सर आन पड़ा तो ये कहते हैं जी ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो इन्होंने किया है जिनको इसका फ़ायदा हुआ है। क्योंकि इसका फ़ायदा इनको जो होना था इमरान खान और उनकी पार्टी को, जलाओ घिराओ का मकसद इनका ये था कि हम पाकिस्तानी फ़ौज को दबा लें, मगर पाकिस्तानी फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर दबाना तकरीबन नामुमकिन है। इस बात का इदराक इमरान खान को होना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से उनको एज़ ऑफ नाउ जब आप और मैं बात कर रहे हैं अभी भी नहीं है। वो अभी भी बहुत अपनी जो है ना, मैं तो कहूँगा स्टूपिड स्टेटमेंट्स देने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने सियासत तो पाकिस्तान में करनी है। सियासत पाकिस्तान से या तो बाहर करनी हो ना, तो फिर आप जो मर्जी बयानबाजी देते फिरें। भाई आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है, पाकिस्तान के अंदर रहना, उसके बाद आप पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इस तरह के खौफनाक पंगे लेंगे तो आप कैसे सियासत कर सकेंगे। अच्छा ले भी लें पंगे, हम जैसे लोग इनकी हमायत भी कर दें, मगर इमरान खान की हमायत मुझसे इसलिए नहीं हो पाती कि इमरान खान ये नहीं किसी प्रिंसिपल की बेस पे नहीं कहते कि जी पाकिस्तानी फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ अलग होना चाहिए। वो इस बेस पे कहते हैं कि भाई मुझे इक़्तिदार में पाकिस्तानी फ़ौज दोबारा लाए, अगर वो मुझे इक़्तिदार में ले आएगी तो फिर ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, अगर ये इक़्तिदार में मुझे नहीं लाते तो फिर ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन कर रहे हैं। तो ये जो इमरान खान का रवैया है ना, अहमकाना रवैया, और यानी वो एक झूठ को सब छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं और फिर उन 100 झूठों को छुपाने के लिए 1 लाख झूठ बोलते हैं। तो इमरान खान इज़ अ गॉन केस। वो सियासत में दोबारा वापस आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा जब मैं कहता हूँ गॉन केस, मगर वो मेरे लिए इसलिए गॉन केस है कि उनकी ज़ीरो भर भी क्रेडिबिलिटी नहीं है मेरी निगाह में और मेरे जैसे लोगों की निगाह में। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों की एक तादाद उनको चाहती भी है, उनको पूरा हक हासिल है, लेकिन हमें भी हक हासिल है कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करें। आखिर में मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल पे 1-2 जुमले और कहूँगा, फिर हम अपनी बातचीत को वाइंड अप करते हैं। वो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन अगस्त 2023 में ये गवर्नमेंट असूली तौर पर चली जाएगी, जो इस वक्त की वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है। फिर शायद इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। अब पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात और पॉलिटिकल हालात उसकी इजाज़त देते हैं या नहीं देते, इसके लिए आसिफ जरदारी हों या मुस्लिम लीग नवाज़ के दीगर लीडर हों, उनके कंफ्यूजिंग बयानात आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का भी इस तरह का बयान आया। तो इमरान खान के साथ मज़ीद क्या हशर होना है, उनकी पार्टी उनके साथ काफ़ी हशर नशर हो चुका है अब तक, अब मज़ीद क्या हशर होना है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, जिसके बारे में पाकिस्तान के जो हैं कमेंटेटर्स खौफनाक पिक्चर पेश कर रहे हैं। इनका मज़ीद क्या हशर होना है, इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। तो मेरा यही क्विक तबसरा है कि इनके साथ मज़ीद सख्त कार्रवाई होती नज़र आ रही है और पाकिस्तान के सियासी हालात में इलेक्शन बहरहाल होंगे, क्या वक्त पे होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में मुझे 50-50 नज़र आ रहा है। हो सकता है अक्टूबर में हो जाएं और हो सकता है अक्टूबर से भी आगे निकल जाएं। ये मेरा ही मसला नहीं है 50-50 वाला कन्फ्यूजन का मामला, ये खुद पॉलिटिशियन जो सीटों में बैठे हुए हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर पता नहीं है कि ये होने हैं या नहीं होने। तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तेल देखो और तेल देखो उसकी दहाड़ देखो कि मतरादफ है। इससे अलावा हम इस वक्त कुछ और नहीं कह सकते। आज हमारे साथ इस शो में, आपके ही शो में, अपने ख़यालात साझे करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ताहिर असलम गोरा का बिला तकल्लुफ़ मेरे साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.